अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल स्टार ऑफ इकनॉमिक्स। दिस इज़ उज़बा अमीर। आज जो है मैथमेटिकल इकनॉमिक्स की एक्सरसाइज नंबर 11.4 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो है हमने क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया था, उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यू इफ़ एनी ऑफ द फॉलोइंग फोर फंक्शन, चेक वेदर दे आर मैक्सिमा और मिनिमा बाय द डिटर्मिनेंट टेस्ट। तो उसके लिए हमारे पास फर्स्ट नेसेसरी कंडीशन और सेकंड क्या है, ऑर्डर सफिशिएंट कंडीशन दी गई है। इसके ज़रिए हमने क्या करना है, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हम अपने सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है z इक्वल टू 29, नेगेटिव ब्रैकेट के अंदर है हमारे पास x1 की पावर, x1 का जो है पावर स्केयर है, देन पॉजिटिव x2 जो है हमारे पास उसकी पावर स्केयर है, देन हमारे पास x3 जो है उसकी भी पावर हमारे पास स्केयर है, देन ब्रैकेट क्लोज। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। हमने इसमें ये देखा कि हमारे पास ये क्वेश्चन है 29, सेम हमने उस क्वेश्चन को सेम इसी तरह फर्स्ट नोट कर लेंगे। देन हमने एक जो ब्रैकेट है उसको हम अगर ओपन करते हैं तो हमारे पास जो नेगेटिव साइन है वो मल्टीप्लाई होगा ऑल जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ हैं। जब हम नेगेटिव को x1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 जो है वो भी उसके साथ नेगेटिव आ जाएगा। देन हम जब नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे x2 से तो वो भी हमारे पास नेगेटिव हो जाएगी। देन नेगेटिव को जब हम x3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी हमारे पास नेगेटिव x3 होगी। देन नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, इधर हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास जो वेरिएबल है वो x1, x2 और x3 वेरिएबल यूज़ हो रहा है, यानी यहाँ पे जो है हम पार्शियल डेरिवेटिव यूज़ करेंगे। जब हमारे पास एक से ज़्यादा वेरिएबल यूज़ होता है तो हम क्या करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव यूज़ करते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, हम फर्स्ट क्या करेंगे, x1 के हिसाब से डेरिवेटिव लेंगे, देन x2 के हिसाब से और देन x3 के हिसाब से, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया f1, f2 एंड f3 से। तो f1 क्या है कि इसमें हमने जो डेरिवेटिव लेना है वो विद रिस्पेक्ट टू x1 लेना है। हमारे पास ये z की वैल्यू आ गई है, अब हमने इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x1। तो हमारे पास जो वैल्यू है फर्स्ट इसमें 29 है, ये हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू, ये हमारे पास 0 हो जाएगी। देन हमने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x1, क्योंकि हमारे पास हमने ये बात की है कि हम जो पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं हमारे पास 3 वेरिएबल दिए गए हैं। हम फर्स्ट x1 के अकॉर्डिंग लेंगे, देन x2 के और देन x3 के। तो फर्स्ट जो है हम x1 के अकॉर्डिंग ले रहे हैं, तो हमने क्या करना है, x1 के अकॉर्डिंग जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास पावर रूल यूज़ हो रहा है, यानी पावर पहले और पावर में से 1 वैल्यू माइनस। जो पावर है यहाँ पे आपके पास 2 है, 2 को आप पहले ले लेंगे, देन x1 और पावर में से जब 1 माइनस करेंगे, जब 2 में से 1 माइनस होगा तो आपके पास 1 रह जाएगा, यानी आपके पास x1 रह जाएगा। देन आपके पास नेगेटिव x2 का स्केयर है, तो यहाँ पे अगर हम देखें हमने विद रिस्पेक्ट टू x1 डेरिवेटिव लेना था तो ये भी हमारे पास 0 हो जाएगी वैल्यू। देन हमने x1 का जो डेरिवेटिव लेना है तो यहाँ पे हमारे पास जो है x3 है, तो ये वैल्यू भी आपके पास 0 हो जाएगी। देन इसके बाद हमने सेकेंड डेरिवेटिव जो f2 ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं सेकेंड वेरिएबल के अकॉर्डिंग। सेकेंड वेरिएबल हमारे पास x2 है, अगेन हमारे पास ये 29 जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है, यहाँ पे x1 है, हमने विद रिस्पेक्ट टू x2 वेरिएबल लेनी है, तो ये जो है हमारे पास 0 हो जाएगा। देन नेगेटिव x स्क्वायर जो 2 है उसकी पावर है आपके पास 2, तो हमने क्या करना है, पावर रूल यूज़ करना है। 2 जो है आपके पास वो पहले आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो ये नेगेटिव साइन यहाँ पे रहेगा। देन जो पावर रूल है, पावर पहले और पावर में से 1 वैल्यू माइनस। जो x2 है उसकी पावर थी आपके पास 2, जब 2 में से 1 माइनस हो जाएगा तो ये आपके पास ओनली क्या रह जाएगा, x2 रह जाएगा। देन थर्ड वेरिएबल के अकॉर्डिंग जो हम डेरिवेटिव लेंगे वो आपके पास x3 था, तो हम डेरिवेटिव लेंगे x3 के अकॉर्डिंग। तो ये आपके पास वैल्यू दी गई है, इसमें से हम फर्स्ट देखें तो जो 29 है वो आपके पास कांस्टेंट वैल्यू, अगर हम कांस्टेंट का जब भी डेरिवेटिव लेते हैं तो वो आपके पास 0 आएगा। देन x1 है, हमने विद रिस्पेक्ट टू x3 देखना है, x3 वेरिएबल के अकॉर्डिंग देखना है तो ये आपके पास 0 हो जाएगा। यहाँ पे भी यहाँ पे हमारे पास x2 है, हमने विद रिस्पेक्ट टू x3 वेरिएबल देखना है तो ये भी आपके पास 0 हो जाएगा। यहाँ पे हम आपके पास नेगेटिव x3 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पावर रूल यूज़ करेंगे, यानी पावर पहले और पावर में से 1 वैल्यू माइनस। तो पावर क्या है आपके पास 2 है, 2 पहले आ जाएगा, देन नेगेटिव जो साइन इसके साथ है ये आपके पास यहाँ
रहेगा और पावर जब 2 में से 1 माइनस होगा तो वो आपके पास हो जाएगा x3। तो यहाँ पे क्या है, हमने पार्शियल डेरिवेटिव ले लिया है। जो आपके पास फर्स्ट जो वेरिएबल के अकॉर्डिंग आई है वो -2x1 आया, जो सेकंड वेरिएबल के अकॉर्डिंग लिया है वो आपके पास है -2x2। देन आपने थर्ड वेरिएबल के अकॉर्डिंग लिया है वो आपके पास आ रही है -2x3। तो यहाँ पे देन उसके बाद हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन अप्लाई करेंगे जो आपके पास आपकी बुक में दी गई थी कि आपकी जो f1 है, f2 है, fn तक जो वैल्यू जा रही हैं आपने उनको क्या करना है, 0 के इक्वल करना है। तो हम इस कंडीशन को देखेंगे, देन हम ये बता सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो हम फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग जो हमारी f1, f2, f3 की वैल्यूज़ आई थी उनको हम 0 के इक्वल कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे जो आंसर आए थे, ये आंसर और ये आंसर, इनको हमने 0 के इक्वल कर देना। -2x1 को हमने 0 के इक्वल किया, देन इसके बाद -2x2 जो है उसको हमने 0 के इक्वल किया है, और देन जो आपके पास थर्ड वेरिएबल था -2x3 उसको भी हमने 0 के इक्वल कर दिया। अब हमने यहाँ क्या करना है, x1, x2 और x3 की वैल्यू लेके आनी है। तो उसमें हम क्या करेंगे, -2 जो है उसे हम डिवाइड करेंगे, -2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ जब 0 से 2 डिवाइड होगा तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। देन आपके पास जो -2 है, इधर भी आप -2 को -2 से डिवाइड करेंगे, और 0 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 0 आ जाएगा। इधर भी जब आप -2 को -2 से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और जब 0 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो x3 का आंसर आएगा वो भी 0 आएगा। इस पास जो x1 वेरिएबल है, x2 वेरिएबल है और x3 वेरिएबल है, उनका आंसर आ जाएगा। तो वो आपके पास 0 आ रहा है, x2 का भी 0 आ रहा है और x3 का भी 0 आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास z जो दिया हुआ था इसके अंदर x1, x2 और x3 दिया गया था। अब हम इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे और हमारे पास जो z है उसका आंसर आ जाएगा। तो हम अपने z की जो वैल्यू है उसके अंदर अपनी x1, x2 और x3 की वैल्यू उसको पुट करते हैं। यहाँ पे हमने x1 स्टेरिक की वैल्यू पुट की, x2 स्टेरिक की और x3 स्टेरिक की, और इनके ऊपर स्क्वायर। तो जब 0 का जब हम स्क्वायर लेंगे वो आपके पास 0 ही रहेगा। इधर भी हम 0 का जब स्क्वायर लेंगे वो 0 रहेगा, और जब आप 0 का स्क्वायर लेंगे तो वो आपके पास 0 रहेगा। 29 जब हम इनको ऐडअप करते हैं तो वो भी आपके पास 0 रहेगा। 29 में से जब आप 0 को माइनस करेंगे तो वो आपके पास z की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 29। तो यहाँ पे जो हमारा z का आंसर आ रहा है वो आ रहा है 29। देन यहाँ पे हमारी फर्स्ट कंडीशन तो फुलफिल हो गई है, जिसको हमने f1, f2 और f3 था उसको हमने 0 के इक्वल कर दिया है। देन सेकंड जो था हमारे पास सेकंड ऑर्डर कंडीशन ये थी कि आपके पास जो हेशियन डिटर्मिनेंट है h1 वो आपके पास लेस होगा, या h2 जो है आपका ग्रेटर होगा, या h3 जो है आपके पास वो लेस होगा। तो ये आपके पास मैक्सिमा का केस होगा। अगर तो आपके पास h1, h2 और h3 इनका आप जब डिटर्मिनेंट लेते हैं अगर वो आपके पास ग्रेटर होगा 0 से तो वो आपके पास मिनिमा का केस होगा। तो इसके लिए हम क्या है, हेशियन डिटर्मिनेंट लेते हैं और देन चेक करते हैं कि सेकंड ऑर्डर जो सफिशिएंट कंडीशन है उसके ज़रिए हमें पता चलेगा कि हमारा जो आंसर है वो मैक्सिमा है या मिनिमा है। क्योंकि हमसे स्टेटमेंट में पूछा गया है कि चेक वेदर दे आर मैक्सिमा मिनिमा बाय द डिटर्मिनेंट टेस्ट, कि आपने चेक करना है कि ये मैक्सिमा है मिनिमा है डिटर्मिनेंट टेस्ट के ज़रिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सेकंड ऑर्डर जो कंडीशन है आपके पास उसमें हम हेशियन डिटर्मिनेंट लेते हैं। हेशियन डिटर्मिनेंट में हमने ये देखा कि आपने जो है f11, f12, f13, f21, f22, f23 और f31 और f32, f33 जो वैल्यू है इनका डिटर्मिनेंट लेना है। तो फर्स्ट हमारे पास ये वैल्यूज़ होनी चाहिए, देन इसके बाद ही हम इनका डिटर्मिनेंट ले सकते हैं। हमारे पास f1 तो था जो हमने यहाँ पे फाइंड किया, f1 जो आपके पास यहाँ पे दिया गया f1 लेकिन हमारे पास f1 मौजूद है, f2 मौजूद है और f3 मौजूद है। तो अब हमने क्या फाइंड करना है, f11 की वैल्यू, f12 की, f13 की, f21, f22, f23, f31, f32, f33। तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही थी f11, f12, f13 को, इनको जो वैल्यूज़ हैं हम फाइंड करेंगे इसकी मदद से। जो हमारे पास f1, f2 और f3 की जो हमने आंसर निकाले थे उनकी हेल्प आउट से। तो f11 फाइंड करना है। तो f1 जो है आपके पास उसका आंसर है -2x1। तो हमने f11 का मतलब है आपने जो आंसर आया था ना f1 का उसको फर्स्ट वेरिएबल के अकॉर्डिंग देखना है। फर्स्ट वेरिएबल क्या है आपके पास x1 है, वो इधर मौजूद है। तो अगर हम
इसका डेरिवेटिव लें तो आपके पास क्या आएगा, इसका आंसर -2। और अगर हम f1 को 2 वेरिएबल यानी सेकंड वेरिएबल के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे आपके पास सेकंड वेरिएबल मौजूद ही नहीं है इसके आंसर में, तो वो आपके पास क्या आएगा, 0 आएगा। अगर हम f1 को थर्ड वेरिएबल के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे हमारे पास x3 भी मौजूद नहीं है, तो आपके पास क्या आएगा, उसका भी आंसर 0 आएगा। देन आपके पास f21 जो है आपके पास यहाँ पे, यानी आपका जो सेकंड वेरिएबल है ना f2, जो इसका आंसर आया, आप उसको फर्स्ट वेरिएबल के अकॉर्डिंग देखेंगे। फर्स्ट वेरिएबल क्या था, आपके पास x1 था, x1 इसके अंदर मौजूद ही नहीं है। यहाँ पे जो ओनली आंसर आ रहा है आपके पास -2x2 है, तो आपके पास फर्स्ट वेरिएबल मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से f2 का जो आंसर आ रहा है 21 का, वो आपके पास आएगा 0। देन उसके बाद जो आप f2 को सेकंड वेरिएबल के अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ पे देखें तो -2x2 है, तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड वेरिएबल मौजूद है। अगर हम इसका डेरिवेटिव लें तो ये आपके पास आएगी -2, क्योंकि हम जो है डेरिवेटिव ले रहे हैं f2 का 2 वेरिएबल के अकॉर्डिंग, यानी x2 के अकॉर्डिंग ले रहे हैं डेरिवेटिव, तो इसका जो आंसर आएगा वो आपके पास -2 आएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे f2 का जो डेरिवेटिव है वो आपके पास -2 आ रहा है। देन अगर हम f2 का f3 के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव लें तो वो आपके पास क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि आपके पास जो f2 है उसके अंदर जो थर्ड वेरिएबल है वो मौजूद है ही नहीं। जब उसका f2 का आप थर्ड वेरिएबल के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव लेंगे तो वो आपका क्या आएगा, वो 0 आएगा। तो हमने यहाँ पे लिख लिया है कि f2 का जब हम थर्ड वेरिएबल के अकॉर्डिंग लेते हैं तो आपके पास 0 आएगा। देन हमारे पास f3 है, f3 का अगर हम फर्स्ट वेरिएबल के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव लें, f3 का जो आंसर आ रहा है वो आपके पास -2x3 आ रहा है, ये हमने पहले देखा था। अगर हम इसको फर्स्ट वेरिएबल के अकॉर्डिंग लें, यानी f3 को जो है आपने 1 के अकॉर्डिंग फाइंड करना है, f3 को फर्स्ट वेरिएबल के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे आपके पास फर्स्ट वेरिएबल मौजूद है ही नहीं, x1 क्या है, नहीं है मौजूद, तो जिसकी वजह से f3 का जो डेरिवेटिव आएगा वो आपके पास 0 आएगा। देन अगर हम f3 को सेकंड वेरिएबल के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे हमारे पास x2 भी मौजूद नहीं है, तो जिसकी वजह से f32 का जो आंसर है वो भी आपके पास 0 आएगा। देन अगर हम f3 को थर्ड वेरिएबल के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे हमारे पास -2x3 मौजूद है, तो इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो आपके पास आएगा -2। तो इस तरह जो है हमने f11, f12, f13, f21, f22, f23, f31, f32, f33 इन सब की वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं। देन हम इसको जो है हम अपने हेशियन डिटर्मिनेंट के अंदर वैल्यूज़ पुट करते हैं जो आपके पास ये दी गई थी। अगर हम इन वैल्यूज़ को पुट करें तो यहाँ पे आपके पास 1 के अंदर जो -2 था वो -2 आ जाएगा, 1 2 के अंदर 0 वैल्यू थी तो यहाँ पे हम 0 पुट कर देंगे। देन 1 3 के अंदर 0 था तो वहाँ पे भी हमने 0 पुट कर दिया। f21 में आपके पास 0 था तो हमने 0 पुट कर दिया। 2 के अंदर आपके पास -2 था वो हमने पुट कर दिया। f23 में आपके पास 0 आ रहा था वो भी हमने यहाँ पे 0 पुट कर दिया। f31 में हमारे पास 0 आ रहा था वो भी हमने 0 पुट कर दिया। f32 में 0 तो वो भी हमने यहाँ पे 0 पुट कर दिया। f33 में -2 तो हमने यहाँ पे -2 पुट की है। ये देख रहे हैं कि हमारे पास हेशियन डिटर्मिनेंट की तो वैल्यू आ गई है। देन इसके बाद हमने h1 फाइंड करना है, h12 का डिटर्मिनेंट लेना है और h3 का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। इससे पहले हम ये देखते हैं कि जो आपके पास बुक का पेज नंबर 314 है उस पर आपके पास ये बताया गया है कि आपके पास अगर हेशियन डिटर्मिनेंट के ये कंडीशन है और उसके बाद अगर आपने h1 फाइंड जो करना है तो उसमें आपके पास बताया गया है कि जो आपके पास f11 होगा वो आपके पास h1 का डिटर्मिनेंट होगा। देन आपके पास जब आप इसका डिटर्मिनेंट लेंगे h1 का तो उसमें जो वैल्यू आप कंसीडर करेंगे वो f11 को कंसीडर करेंगे। देन अब अगर आप h2 का डिटर्मिनेंट लेंगे यानी हेशियन डिटर्मिनेंट में जब h2 का डिटर्मिनेंट ले रहे हैं तो आप उसमें f11, f12, f21, f22 को लेंगे। जब आप थर्ड हेशियन डिटर्मिनेंट ले रहे हैं तो उसमें क्या करेंगे आप होल h का डिटर्मिनेंट लेंगे, यानी आपके पास जो ये वैल्यू दी गई है f11 यहाँ तक f33 तक इन सारी वैल्यूज़ का डिटर्मिनेंट लेंगे। तो हमने इस चीज़ को तो फाइंड कर लिया, हमारे पास ये वैल्यूज़ भी आ गई हैं। अब इसकी मदद से हमने क्या करना है h1 का डिटर्मिनेंट लेना है, h2 का और h3 का। तो हम देन इसको देखते हैं कि हमने किस तरह इनका डिटर्मिनेंट लेना है।
अगर हम इधर देखें तो हमारे पास जो F11 था वो आपके पास आया था -2, तो H1 की जो वैल्यू है वो आपके पास आएगी -2, क्योंकि हमने ये देखा था कि H1 का जो डिटर्मिनेंट है उसमें हम लेते हैं F11 को, तो F11 आपके पास -2 है, तो इसका आंसर जो आपके पास आएगा वो आएगा -2, और -2 जो है आपके पास वो 0 से स्मॉल होता है, क्योंकि ये नेगेटिव है, इसके साथ क्या आ रहा है साइन, हमारे पास नेगेटिव का साइन आ रहा है, इसकी वजह से ये क्या है आपके पास 0 से स्मॉल वैल्यू है। देन आपके पास क्या है कि हम H2 का डिटर्मिनेंट लेंगे। H2 के अंदर क्या करते हैं हम F11, F12, F21, F22 को लेते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे -2, 0, 0 और -2 को लेंगे। देन हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट लेने का क्या तरीका है कि आप इस वैल्यू को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे और इस वैल्यू को आप इस वैल्यू से, यानी आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, और सेंटर में क्या है नेगेटिव साइन आएगा आपके पास। -2 को जब हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 4 आएगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव का साइन है, तो नेगेटिव जब नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास आएगा 4 -0। जब 4 में से 0 माइनस होगा तो आपके पास 4 रह जाएगा, और 4 जो है आपके पास वो 0 से ग्रेटर होता है। तो यहाँ पे H1 जो डिटर्मिनेंट लिया था उसके आंसर आ रहा था आपके पास -2, और जब हम H2 का डिटर्मिनेंट लेंगे वो आपके पास आ रहा है 4 जो है आपके पास वो 0 से ग्रेटर। देन इसके बाद हम H3 का डिटर्मिनेंट लेंगे। H3 का जो डिटर्मिनेंट लेने का तरीका है, हम उसके अंदर होल H का डिटर्मिनेंट लेंगे। तो होल H की जो वैल्यू थी आपके पास, इसको हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे। फर्स्ट जो है हम -2 को इधर लिखेंगे, और उसके बाद जो फर्स्ट हमारे पास कॉलम है और फर्स्ट रो है उसको स्किप करके जो हमारे पास बाकी वैल्यूज़ हैं उनको हम डिटर्मिनेंट के अंदर लिख देंगे। देन हमारे पास सेकंड जो है वो आपके पास 0 है, इधर हम 0 लिख लेंगे और इसके साथ नेगेटिव साइन आएगा। तो अब नेगेटिव साइन हमारे पास क्यों आ रहा है, क्योंकि ये आपके पास सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो के अंदर है। फर्स्ट रो यानी आपके पास फर्स्ट और सेकंड जो है आपके पास कॉलम, तो 2 + 1 आपके पास 3 होता है। 3 क्या है आपके पास ऑड नंबर है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे नेगेटिव साइन लगाएंगे। तो 0 यहाँ पे हमने अगर इस वैल्यू को लिया तो हम सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो को स्किप करके जो अदर डिजिट्स होंगे आपके पास 0, 0, 0 और -2, इसका हम डिटर्मिनेंट लेंगे। देन इसके बाद यहाँ पे आपके पास थर्ड जो है 0, यहाँ पे हम इसके साथ पॉजिटिव लगाएंगे। पॉजिटिव क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये आपके पास फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम के अंदर है। 3 और 1 आपके पास क्या हो जाता है 4 हो जाता है। अगर हम यहाँ देखें ये आपके पास फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम के अंदर है, तो अगर हम इनको ऐड अप करें तो ये आपके पास 4 होता है, जिसकी वजह से यहाँ क्या आएगा आपके पास पॉजिटिव साइन आएगा। ये आपके पास फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि 4 ऐड अप अगर हम इनको करें तो यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव साइन यूज़ हो रहा है। तो अगर हम इस लाइन को और इसको स्किप करें, यानी आप फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को स्किप करें, जो आपके पास बाकी वैल्यूज़ रह जाती हैं 0, -2, 0 और 0, इसको आप डिटर्मिनेंट के अंदर लिख देंगे। देन हमने सेम इसी तरह जिस तरह हमने इधर डिटर्मिनेंट को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की थी, इधर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए। 0, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास 0 हो जाएगा। जब आप -2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 4 हो जाएगा। 2 जो है वो आपके पास बाहर रहेगा। इसी तरह अगर आप जब 0 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे और 0 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 रहेगा। इधर भी हम अगर 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे और 0 को 0 से, तो ये आपके पास 0 ही रहेगा। तो सेम अगर हम इस होल वैल्यू को भी अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 0 रहेगा और इधर भी आपके पास 0। तो देन मैंने आपको ये बताया था जब हम -2 को -2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपके पास 4 आएगा, और इधर आपके पास -2 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आएगा -8। जब आप H3 का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है -8, और -8 जो है वो आपके पास 0 से लेस है। तो हमने ये देखा था कि आपके पास जो H1 की वैल्यू आई थी वो -2 आ रही थी, जो H2 की वैल्यू आ रही है वो आपके पास 4 आ रही है। 4 जो है 0 से ग्रेटर है, और जो आपके पास H3 की वैल्यू आ रही है वो आ रही है -8, और -8 क्या है वो आपके पास 0 से लेस है। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि H1 जो है आपके पास वो 0 से लेस है, जो H2 है आपके पास वो आपके पास 0 से ग्रेटर है। देन आपके पास जो H3 है वो आपके पास 0 से
लेस है। तो यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है वो आपके पास रिलेटिव मैक्सिमा है। वो किस तरह मैक्सिमा है, क्योंकि आपके पास ये कंडीशन हमने अपनी बुक में देखी थी कि अगर आपके पास h1 जो है वो 0 से लेस होगा, h2 जो है 0 से ग्रेटर होगा और h3 जो है 0 से लेस होगा, इसी तरह n तक जो अगर आपका nth डिजिट है वो आपका 0 से ग्रेटर होगा, तो यह क्या मैक्सिमा का केस होगा। सेम इसी तरह अगर आपके पास h1, h2 और hn तक जो वैल्यूज़ हैं वो अगर आपके पास 0 से सारी वैल्यूज़ ग्रेटर होंगी तो ये मिनिमा का केस होगा। तो जबकि हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो h1 जो है वो 0 से लेस है, h2 जो है 0 से ग्रेटर है और h3 जो है 0 से लेस है। तो ये कौन सी कंडीशन को फुलफ़िल कर रहा है, ये मैक्सिमा को कंडीशन को फुलफ़िल कर रहा है, इसलिए हमने लिखा है कि दिस फंक्शन इज़ रिलेटिव मैक्सिमा। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो एंड होता है। इसके बाद जो है हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को डिस्कस करेंगे। अगर इसके अंदर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको क्लियर करवाया जाएगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।